हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अशोक कुमार। ये वीडियो लेक्चर आपका साइंस का है, क्लास 10 के लिए। क्लास 10 साइंस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पहले दो वीडियोज में अपन ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स अपन ने चेक कर लिए थे, उनकी डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सबको अपन ने देख लिया था। होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। आपने उनके नोट्स बना लेंगे, जो भी डेफिनेशंस मैंने आपको बोली थी आपने उनको राइट डाउन कर लिया होगा। अब उसके आगे अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, एक साइंटिस्ट था ओम्स, जिसने ये लॉ दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी जितने उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए थे उनके बिहाफ पे इन्होंने एक लॉ दिया था, इसको अपन बोलते हैं ओम्स लॉ। उन्होंने क्या देखा था कि सपोज दैट आपके पास कोई भी एक वायर है, ठीक है, ये कोई आपका मेटलिक वायर है या अपन कह सकते हैं ये कंडक्टर है। ठीक है, क्या है ये? कंडक्टर है। जब इन्होंने इसमें कोई भी करंट फ्लो किया, आई इज व्हाट? करंट। ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया, उन्होंने एक मेटलिक वायर लिया या कोई भी कंडक्टर लिया। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने उसमें आई करंट फ्लो किया, द अमाउंट ऑफ करंट इज आई करंट फ्लो किया, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था वी, उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन था। वो रिलेशन क्या था कि जब वो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो वी की वैल्यू भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और जब आई की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे तो वी की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। तो ओम्स ने क्या किया, अपने प्रैक्टिस में बताया कि जो आई और वी है किसी भी कंडक्टर में, इन एनी कंडक्टर द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल क्या है उस पर क्या होती है? डिपेंड करती है। उनके बिहाफ में जो उन्होंने लॉ दिया वो आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन कर लेना। पूछा जाता है स्टेट ओम्स लॉ, तो आपको क्या रिप्लाई करना है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोमा इनवर्टेड कोमा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोमा इनवर्टेड कोमा। फिर आपको लिखना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। The potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flown through it on the constant physical conditions as temperature and pressure. फुल स्टॉप और इनवर्टेड कोमा बंद। ये बिल्कुल आपको सटीक दो लाइनों में ऐसे इसको याद रखना है और यही आपको बोर्ड में एग्जाम में लिखना है। अब दोबारा सुनिए, व्हाट इज ओम्स लॉ और स्टेट द ओम्स लॉ। तो आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोमा इनवर्टेड कोमा, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flown through it on the standard conditions or on the constant conditions as pressure or temperature. फुल स्टॉप, इनवर्टेड कोमा बंद। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन फिजिकल कंडीशंस को अगर कांस्टेंट रखा है तो उस केस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी सर्किट के वायर का, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। इट मींस इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I। जो V है वो क्या होगा? आपका I के प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लैंग्वेज में आपको बता दिया, मैथमेटिकल अपन इसको देखते हैं क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I के। तो यहां से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। ध्यान दीजिए, फिजिक्स में प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो आपने प्रोपोर्शनल टाइप यहाँ पे इक्वल आ गया और कांस्टेंट टर्म क्या है? R। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I is electric current and R is a constant that is known as resistance.
क्या बोलते हैं इसको अपन? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखे थे तो मैं आपको बताया था कि जो जिगजैग स्ट्रक्चर होती है वो किसको डिनोट करती है? रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? ओम्स लॉ हो गया। ठीक है। अब कई बार राजस्थान बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में ओम्स लॉ का ग्राफ पूछ लेते हैं। V और I में ग्राफ क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I है, दोनों कैसे हैं? लीनियरली प्रोपोर्शन में। लीनियर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शन होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो अपना कुछ इस तरीके का बनेगा। ये सपोज दैट आपका हो गया V, ये हो गया सपोज दैट आपका I। ठीक है। तो जैसे ही आपका 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर है, यहाँ पे आपका 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो 0.1 पे 1 वोल्ट आ रहा है तो 0.2 पे 2 आएगा, 0.3 पे 3 आएगा। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी आपकी? ऐसे बनेगी। दैट इज द ग्राफ शोइंग टू द ओम्स लॉ। ध्यान रखना यहाँ पे जो V होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। और I की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है। I की ऐसा क्या होती है? एम्पियर, AMPR। ठीक है। तो V और I में कैसा होता है? लीनियर रिलेशन होता है। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि जो VI ग्राफ होता है उसका स्लोप किसको डिनोट करता है? तो VI ग्राफ का स्लोप बेसिकली क्या होगा? V अपॉन I होगा और दैट इज नॉन एज R। ठीक है। ये किसको डिनोट करता है? R को डिनोट करता है। ध्यान रखना, दोबारा सुनिए, जो VI ग्राफ का स्लोप होता है वो किसको डिनोट करता है? रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। बिकॉज V अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट? R। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ये कितने एंगल पे झुका हुआ है? दैट इज द स्लोप इज नॉन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर और कंडक्टर। तो दोबारा देखिए, Ohm's law अपने रीड किया। What is Ohm's law? According to Ohm's law, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it at the constant physical conditions as temperature, pressure और volume। ठीक है। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पे जो भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। और कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। और इसको अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको डिनोट करते हैं अपन ओमेगा से। ठीक है। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो V इज इक्वल टू IR और R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ठीक है। इसका अगर अपना ग्राफ देखना है तो V होगा Y एक्सिस पे और I होगा आपका X एक्सिस पे। जब अपन इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? लीनियर ग्राफ बनता है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन और इसके ग्राफ आपको याद रखना है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। तो अगला अपना हेडिंग है इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक अपना इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो अपन देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को अपन सिंपल वर्ड में बोलते हैं इट इज द बैरियर टू द करंट। करंट फ्लो होने को क्या करता है? ये बैरियर करता है, उसको डिनाई करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। देख सकते हैं अपन कैसे? V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन I। अगर I ज्यादा है तो R क्या होगा? कम होगा। बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I कम होगा, I ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इट मीन्स अगर आपका I कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपल से वर्ड पर क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इज द बैरियर टू द करंट। रेजिस्टेंस का होता है बैरियर होता है, करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है, उसके पाथ में एज ए ब्लॉकेज की तरह बिहेव करता है। देखिए, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इट मींस अगर आपको करंट ज्यादा फ्लो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रेजिस्टेंस कम करना होगा। यही रीजन है कि एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर क्या होते हैं? काम में ले जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? काफी कम होता है, ताकि हायर अमाउंट ऑफ करंट क्या करें? फ्लो कर पाए। तो यहाँ से अपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता लगी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द बैरियर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो होने में बैरियर का ये रोल प्ले करता है। ठीक है। और ये क्या होता है? I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर I ज्यादा होगा तो R कम होगा और अगर R ज्यादा है तो I कम होगा।
अब देखिए इसको इफेक्ट करने की, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने के 3 फैक्टर आते हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेनली इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहला फैक्टर अपने पास में आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो भी कंडक्टर है, जो भी मेटेलिक वायर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप इसका इफेक्ट देखिए, लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट मींस जो लेंथ है उसकी वजह से रेजिस्टेंस का होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाना होगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर कंडक्टर की लेंथ एल है तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एल के। इट मींस अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसके लिए अपने एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट अपने पास एक तो 1 मीटर का पाइप है और एक अपने पास 10 मीटर का पाइप है और अपने को उसमें क्या है, वाटर फ्लो करना है। तो ज्यादा ब्लॉकेज किसमें होगा, 10 मीटर वाले में, क्योंकि उसको वहां तक सप्लाई आने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि 1 मीटर में क्या होगा, इजिली फ्लो हो जाएगा। तो लेंथ क्या होती है, ब्लॉकेज को बढ़ाती है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे उसका ब्लॉकेज भी बढ़ता जाएगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ध्यान दें दोबारा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 मीटर का वायर है और एक 4 मीटर का वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा इससे। आर 2 मीटर, आर 4 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर है तो आर 2 मीटर क्या होगा, कम होगा और आर 4 मीटर ज्यादा होगा। ठीक है, अपने पास सेकंड जो इसका आता है इफेक्टिंग फैक्टर वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक तो आपके पास में 4 मीटर डायमीटर का पाइप है और एक आपके पास में 2 मीटर डायमीटर का पाइप है। तो वाटर इजीली किसमें से फ्लो हो जाएगा, 4 मीटर वाले में से, क्योंकि उसका क्या है, माउथ काफी बड़ा है तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका माउथ बड़ा है इट मीन कैन से दैट कि अगर किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उसमें से कोई भी चीज क्या होती है, इजीली फ्लो हो जाती है। तो इजीली फ्लो होने का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और थर्ड अपने पास में आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, वो कंडक्टर किस मटेरियल से मिलकर बना उस पर डिपेंड करता है। मैटर टू मैटर रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर वो क्या होता है, वेरी करता है। वो मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो इससे पहले में अपने क्या देखा था, ओम्स लॉ। उसका अपने क्या देखा, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 है। सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आपकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। सेकंड अपने पास में आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, थर्ड अपने पास में आता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल जो डिपेंड करता है अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ये 3 प्रॉपर्टीज आपके पास में आ गई। आज की वीडियो में अपन ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर याद करेंगे। आपको इन डेफिनेशंस को और फैक्टर्स को लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। होप आपको इस समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।